हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन के 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये थर्ड लेक्चर है। पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ओरिजिन किस तरीके से अर्थ में कौन कौन से थ्योरी है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन क्या क्या है, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एडॉप्टिक रेडिएशन भी पढ़ चुके थे हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, evolution by natural selection in the true sense would have started when the cellular form of a life with difference in a metabolic capabilities originated on the earth। बोला गया है कि जो नेचर के द्वारा सिलेक्ट होता है, मीन्स नेचुरल सिलेक्शन के बारे में अगर बात करें तो ट्रू सेंस में कहाँ सही होता है कि कोई सेल बना होगा, सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी होगी, उस पर कुछ मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी डिफरेंसेस देखने को मिले होंगे, जहाँ से हमारा अर्थ क्या हुआ, ऑरिजिनेट हुआ। ठीक है, क्योंकि वो सेल ने क्या किया है, नेचर में सर्वाइव करके और सारे बच्चे पैदा किए होंगे, मिस रिप्रोडक्शन किया होगा, जिससे और सारे बोल सकते हैं इनके प्रोजनी बने, फिर आगे इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन बनती गई। द एसेंस ऑफ द डार्विन थ्योरी वो अबाउट द इवोल्यूशन इज द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है ये किसकी थ्योरी है, डार्विन की है। द रेट ऑफ, देखिए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। ठीक है, कोई भी नया लाइफ या फिर नया बोल सकते हैं नया फॉर्म ऑफ स्पीसीज तब बनता है, किस पे डिपेंडेंट है, लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन कितना है, लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कितना उस पर डिपेंड करता है। Microbes that divided the fast have the ability to multiply and become millions of the individual within hour। ठीक है, बोला गया है कि जो माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया, जैसे कि हम ई कोलाई की बात करते हैं, वो हर एक 20 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेती है, लेकिन कुछ ही घंटों में वो मिलियंस बन सकते हैं, लाखों बन सकते हैं, क्योंकि उनमें क्या है, उनका जो लाइफ स्पैन है या जो लाइफ साइकिल है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट टाइम का है। A colony of bacteria A growing on a given medium has built-in variation in terms of the ability to utilize a feed component। ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि कुछ बैक्टीरिया को एक गिवन मीडियम में सर्वाइव कराया गया, मीन्स उस कॉलोनी में उनको रखा गया ताकि वो अपने आप को खाना खाएं, रिप्रोडक्शन करें, खाना खाएं, रिप्रोडक्शन करें। मतलब ओवरऑल ये कहने का मतलब है कि 1 से 2 सेल, 2 से 4, मतलब उनमें क्या हो, रैपिड फॉर रिप्रोडक्शन हो। तो हमने क्या किया कि एक कॉलोनी है जो बैक्टीरिया की ए वाली, उसको किसी गिवन मीडियम में सर्वाइव कराया। ठीक है, और उसको खाने के लिए दिया। अ चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली द पार्ट दैट द पॉपुलेशन बी दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। फिर हमने क्या किया कि वही बैक्टीरिया को उठाकर दूसरे मीडियम में रख दिया, कि ऐसे मीडियम में रखा जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अलग हो गई, इन्वायरमेंट अलग हो गया। तो देखने को मिलता है कि कुछ जो बैक्टीरिया एक कॉलोनी में खूब रिप्रोडक्शन कर रही थी, अपने आप को सर्वाइव कर रही थी, अब जब नया यहाँ कंडीशन दिया गया, यहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाई। लेकिन कुछ जो हैं, कुछ बैक्टीरिया यहाँ जो हैं, यहाँ पे बी वाली जो कॉलोनी है यहाँ पे भी सर्वाइव कर गई। In due course of a time, this variant population outgrow the other and appear as a new species। ठीक है, जो यहाँ पे बी वाला सिचुएशन है, यहाँ पे जब नया मीडियम, नया कंडीशन दिया गया तो जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर गई, उसने अडॉप्ट कर लिया। अब वो जब भी रिप्रोडक्शन कर रही है तो वहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि जो उनके बच्चे होंगे अब वो भी क्या कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट को सर्वाइव कर रहे हैं। अब जब उनके बच्चे होंगे वो भी सर्वाइव कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला एक्सपेरिमेंट ये था, देखिए यहाँ पे कि एक कोई यहाँ पे कॉलोनी ए, यहाँ पे मीडियम दिया गया और यहाँ पे खूब बैक्टीरिया अपने आप को डिवाइड कर रही हैं, रिप्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मीडियम को चेंज कर दिया गया, मान लीजिए हमने क्या किया, मीडियम चेंज कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या हो रही है कि कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर रही हैं और कुछ ख़त्म हो जा रही हैं। ये बी कॉलोनी है। ठीक है, बी कॉलोनी में तो जो सर्वाइव कर रही हैं वो आगे रिप्रोडक्शन कर रही हैं, रिप्रोडक्शन करेंगे, उनके बच्चे भी जो होंगे वो भी सर्वाइव करेंगे इस नए मीडियम में। ठीक, लेकिन यहाँ पे कुछ तो ऐसी थी जो यहाँ पे खूब रिप्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन यहाँ पे वो मर जा रही हैं, मीन्स सर्वाइव नहीं कर पा रही है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर वेरिएशन आ रहा है, उनके अंदर यहाँ पे हम बोल सकते हैं उन्होंने क्या कर लिया है, यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है। जब अडॉप्ट कर लिए, उस सिचुएशन में रह रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो जो उनका बच्चा है वो भी जब पैदा होगा, मीन्स जब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा उन बैक्टीरिया का, तो उसके अंदर भी क्या होगा, एडॉप्टेशन होगा कि वो उस इन्वायरमेंट में रह लेगा।
दिस वुड हैपन विद इन डेज। ये जो है एक दिन में तो होगा नहीं। यहाँ पे ए वाले जो कंडीशन है, यहाँ पे 7 दिन के लिए मान लिया रखा गया 7 डेज में, यहाँ पे 10 डेज में रखा गया, तो यहाँ पे देखा गया कि 80% जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो गई, 20% ही अपने आप को क्या कर पाई, सर्वाइव कर पाई। ये 20% धीरे धीरे पहले तो खुद को सर्वाइव करेंगी, खुद को स्टेबलाइज करेंगी, तब आगे रिप्रोडक्शन करेंगी। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत सर्वाइव हुई, हाँ मैं जिंदा हूँ पहले रिप्रोडक्शन नहीं कर लूँ, ऐसा नहीं होगा। पहले खुद को क्या करेंगे, सर्वाइव कराएंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करेंगे, देन ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगी। तो ये कुछ ही दिनों में ऐसा देखने को मिला कि जो बी वाली कॉलोनी है यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बन गई ए वाले से। ए ही वाले थी, जो ए वाली बैक्टीरिया थी पहले ए पे ग्रो करा तो उन्होंने अच्छे से किया, लेकिन जैसे हमने मीडियम चेंज कर दिया, कुछ और मीडियम रख दिया, इन्वायरमेंट इनके अकॉर्डिंग हमने नहीं रखा, हमने चेंज कर दिया इन्वायरमेंट में, तो ये जो बी वाली कॉलोनी बनी इसमें क्या हुआ कि कुछ अलग ये बैक्टीरिया यही क्या की सर्वाइव की और आगे चल के अपने अंदर अलग सी एडॉप्टेबिलिटी दिखा रही हैं, जिसकी वजह से एक नई स्पीसीज यहाँ पे बन गई। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं, ए वाले से। For the same thing to be happen in the fish or the fowl would take a millions of years as the life span of these animal are in year। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक नई स्पीशीज बनना, स्पेसिएशन होना, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। क्यों? क्योंकि इनकी जो लाइफ स्पैन है 20 मिनट बहुत कम है। ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम तक इनकी ज़िंदगी है, इसके बाद ये फटाक से रिप्रोडक्शन करके डिवाइड हो जाती हैं। लेकिन अगर यही चेंज हमें फिश में करना है, फाउल्स मतलब अगर हमें बर्ड्स में करना है, तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे एक नए स्पीशीज़ बनाने में। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन यहाँ पे सालों तक है, काफ़ी साल तक है यहाँ पे। Here we say the fitness of B is better than the A under the new condition। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो फिटनेस है बी वाले कॉलोनी के बैक्टीरिया का, वो एज कम्पेयर टू ए क्या है, ज़्यादा है। ठीक, इसीलिए बी वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, नए कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट करके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, नेचर उसी को सिलेक्ट करता है कि जो हर कंडीशन में अपने आप को सक्षम रखे, अपने आप को फिट रखे। ठीक है, One must remember that so-called the fitness is based on the characteristic which are inherited। एक चीज़ को याद रखिए, डार्विन जो फिटनेस को बोलते हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जो कि इनहेरिट होता है। कैसे इनहेरिट होता है, सिर्फ यहाँ पे कैसे इनहेरिट होगा, यहाँ पे इनहेरिट होगा हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेचर है वो क्या करता है, वो फिटेस्ट लोग को ही सिलेक्ट करता है, जिसने नेचर में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, अपने अंदर सर्वाइबिलिटी लाई, वही सिलेक्ट हुआ। जो मर गया उसे नेचर थोड़ी ना सिलेक्ट करेगा। और फिटनेस में ये क्या है, फिटनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि इनहेरिट होती है, मीन्स बच्चे में ही जाएगी। Hence there must be a genetic basis for getting selected and to involve। बोला गया है कि ये क्या है, जो इनहेरिट है, यहाँ पे जो इनहेरिटेंस बात बोली जा रही है कि जो ये नेचर जिसे सेलेक्ट कर रहा, जो फिटेस्ट है, उसके ऑफस्प्रिंग भी कैसे होंगे, फिटेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इनहेरिट होता है, आगे की तरफ के क्या होता है, इनहेरिट होता हुआ जाता है, ट्रांसफर होता हुआ जाता है, और एक जेनेटिक बेसिस है, मीन्स ये जीन लेवल की बात की जाती है। Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive an otherwise hostile environment। ये भी कहना सही है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा बेटर फील करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ऐसी जगह जहाँ पर जीना मुश्किल है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं थर्मल स्प्रिंग में, या फिर हम बात करते हैं आइस के लेयर में, तो वहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन आर्की बैक्टीरिया जो अपने आप को इतना टफ बना चुकी है, या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर एडॉप्टेशन इतनी ज़्यादा है कि वो खुद को सर्वाइव करा सकती हैं। तो ऐसे भी कंडीशन है जहाँ पे अच्छी ज़िंदगी नहीं हो सकती, वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे अपने अंदर एडॉप्टेशन के थ्रू क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। एडॉप्टिक एबिलिटी इज़ इनहेरिटेड। जो एडॉप्टेड एबिलिटीज़ होती हैं वो इनहेरिट होती हैं। अगर मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, किसी नए जगह गए, वहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, वहाँ पे सारी चीज़ें अलग हैं, ठीक है, पहले से, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे अडॉप्ट करेंगे। जब अडॉप्ट वो कर लिए, उनके अंदर वो सारी जीन्स आ गए, जो चेंजेस थी होने थे वो एक्वायर्ड कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये सारी चीज़ें भी क्या होंगी, वो आगे की तरफ इनहेरिट होंगी। जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। ठीक है, इट हैज़ अ जेनेटिक बेसिस। इसके पास क्या है, जेनेटिक बेसिस है। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर। ठीक है, जो फिटनेस है ये क्या है, एंड रिजल्ट है। ठीक है, ये आखिरी का रिजल्ट है जिससे क्या होता है, नेचर में जो फिट हुआ, जो अपने आप को सर्वाइव करा पाया, तो यही जो फिटनेस है आखिरी में जब रिप्रोडक्शन करते हैं
वो आगे की तरफ भी इनहेरिट होता है और नेचर उन्हें सेलेक्ट कर लेता है, उन्हीं की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा, जो कॉलोनी ए की बैक्टीरिया है, जब नए कंडीशन में उन्हें लाया गया, जब मीडियम चेंज कर दिया गया, तो अपने आप को फिट नहीं कर पा रही थी, वहाँ पे अडॉप्ट नहीं कर पा रही थी। ठीक है, अगर आगे रिप्रोडक्शन भी करती, उनके बच्चे भी होते, वो भी अडॉप्ट नहीं कर पाते। लेकिन कुछ उन्हीं में से कुछ ने क्या किया, एडॉप्टेशन किया, आगे रिप्रोडक्शन किया और वो सर्वाइव हो गए, और आगे जो उनके बच्चे थे वो भी सर्वाइव करते गए। तो नेचर ने इन्हें सेलेक्ट कर लिया और एक नई टाइप की स्पीसीज बन गई। क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ, कई दिन लगे, लेकिन ये हो गया। क्यों? क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक, आगे देखते हैं। ब्रांचिंग डेसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बोला गया है कि डार्विन के दो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है। पहला तो नेचर जिसे सिलेक्ट करता है उसी को करेगा जो फिट है, फिट इन द सेंस कि अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है, अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर लिया, और आगे चल के जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो इनहेरिटेड है। ठीक है, जो भी उसने अपने अंदर चेंजेस लाया उनके बच्चों में भी ऑटोमेटिक होगा उस नेचर के लिए। दूसरा क्या है, ब्रांचिंग डेसेंट। ब्रांचिंग डेसेंट का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए, इनको एक नए जगह पे लेके गए। ठीक है, यहाँ पे ये धीरे धीरे अडॉप्ट किए, ठीक है, रहना, लेकिन जब इनके बच्चे होंगे वो भी अडॉप्ट कर लेंगे, जब इनके बच्चे होंगे इसी जगह में ये भी अडॉप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनहेरिट हो रहा है, जो उन्होंने यहाँ पे अडॉप्टेशन किया है वो कैसा है, इनहेरिटेड है। क्योंकि एनसीईआरटी में खुद लिखा गया है कि एकदम आखिरी का बोल सकते हैं, एकदम एंड रिजल्ट होता है। ठीक है, फिटनेस में हम बोल सकते हैं एंड रिजल्ट होता है, और जो एडॉप्टिव एबिलिटी है ना, ये कैसी होती, इनहेरिटेड होती। इनहेरिटेड का मतलब कि रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होगा, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इवन बिफोर डार्विन। ठीक है, डार्विन के बहुत पहले, ठीक, a French naturalist Lamarck has said that the evolution of life form had occurred but derived by the use and disuse of the organ। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैमार्किज्म बोलते हैं इनकी थ्योरी को, कि डार्विन के पहले एक ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, लैमार्क था। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रेंच के रहने वाले थे, नेचुरलिस्ट थे। ठीक है, ये नेचर से रिलेटेड काम करते थे, मीन्स ये जंगल में घूमना फिरना पसंद करते हैं, नेचर से ही रिलेटेड काम करेंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा, लैमार्किज्म बोलते हैं इसको, उन्होंने कहा कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को यूज़ ज़्यादा करेगा वो स्ट्रांग होता जाएगा, जिसको यूज़ करेगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा उसका ऑर्गन, और जिसका इस्तेमाल नहीं करेगा, डिसयूज, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेगा, वो वीक होता जाएगा और वो ख़त्म भी हो जाएगा। तो इनका ये कहने का मतलब था कि लाइफ फॉर्म में दो चीज़ देखने को मिलेगा, जिस ऑर्गन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उसमें क्या होगा, उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा। ही गेव द एग्जाम्पल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उस टाइम उन्होंने जिराफ देखा होगा नेचर में कि एक गर्दन बड़ी है, क्यों बड़ी है, उसके पीछे भी रीज़न होगा, इन्होंने अपने हिसाब से दिया। He gave the example of the giraffe who, in the attempt to the forage leaf on the tall tree, had to adopt by elongation of their neck। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि जो जिराफ है, जो लंबे लंबे उनकी गर्दन है, ये किस लिए हुआ, क्योंकि जिराफ ने छोटे जो पौधे हैं, छोटे जो पेड़ हैं, उनको खाना छोड़ दिया, उनकी पत्तियों को खाना छोड़ दिया। वो लंबे लंबे जो टॉल ट्री हैं उनके पत्तियों को खा रहा है, इसलिए उसने ज़्यादा अपने नेक का इस्तेमाल किया। नेक का इस्तेमाल ज़्यादा किया, इसलिए उसकी नेक लंबी हो गई। ठीक है, as they passed on the acquired character of elongated neck to the succeeding generation, giraffe slowly over the year come to acquire the long neck। ठीक है, और इनका ये कहना था कि जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया नेक का, जिसने टॉल लीव्स को ज़्यादा खाएं, ठीक है, यहाँ पे उसने जिसने ज़्यादा इस्तेमाल किया उसने क्या किया, अपने नेक को बढ़ा लिया। जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये चीज़ एक्वायर्ड जो कैरेक्टर है, जो नेक लंबी हुई है, एलोंगेटेड हुई है, रिप्रोडक्शन के थ्रू इनके बच्चों में भी आगे पास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनके आगे के बच्चे होंगे उनकी भी लंबी नेक होगी। बट ये कहीं ना कहीं फेल है, क्योंकि जो नेक है ये हमारा क्या है, सोमैटिक सेल है, और हम जानते हैं कि जब तक जर्म प्लाज्मा, जब तक हम बोल सकते हैं गोनैड्स के सेल में कोई चेंजेस नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, तब तक कोई भी चीज़ इनहेरिट नहीं होगी। बाद में फेल भी हो गए। ठीक है, आगे अगस्ट वेल्सम नाम के यहाँ पे साइंटिस्ट आते हैं, वो क्या करते हैं 21 जनरेशन तक माइस चूहिया है उसकी पूंछ को काटते हैं और रिप्रोडक्शन कराते हैं लैब में। देखते हैं हर जनरेशन में चूहे का पूंछ आ रहा है, लेकिन वो हर जनरेशन के चूहे की पूंछ काट काट के रिप्रोडक्शन कराते हैं, और लास्टली 22 या 21 जनरेशन बाद उनको रियलाइज़ होता है कि सोमैटिक
सेल में चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा जब तक आप जर्मिनल सेल या फिर जो गोनैड्स के सेल हैं उसमें चेंज नहीं करते, तब तक आपको कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। और जो ये लेमार्क कह रहे हैं ये गलत है, क्योंकि ये एक्वायर्ड करेक्टर है, उसने अपने लाइफ टाइम में अगर एक्वायर्ड किया तो कभी भी ये बच्चों में ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, Nobody believe this conjecture anymore, इनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। इस इवोल्यूशन अ प्रोसेस और अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, क्या इवोल्यूशन प्रोसेस है या किसी प्रोसेस का रिजल्ट है ये? द वर्ड वी सी एनिमेट एंड एनिमेट इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन। जो दुनिया हम अब चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, जो भी देखते हैं, ये क्या है? एक सक्सेस स्टोरी है किसका? एवोल्यूशन का। ठीक है, When we describe the story of this world, we describe the evolution as a process। जब हम अपनी दुनिया जहाँ पे हम रहते हैं, अपने सराउंडिंग में, हम जब इस दुनिया के बारे में बताते हैं, कहानी बताते हैं कि कैसे क्या हुआ, तो हम कहानी बता रहे हैं एवोल्यूशन प्रोसेस की। On the other hand, we describe the story of the life on earth, we treat evolution as a consequence of process कॉल द नेचुरल सिलेक्शन। जब हम ये बताते हैं कि किस तरीके से हमारा यूनिवर्स बना, यूनिवर्स के बनने के बाद हमारा अर्थ कैसे बना और अर्थ पे चीज़ें कैसे आई, तब हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप हुआ है और नेचर ने उसको सेलेक्ट किया है ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। वी आर स्टिल नॉट very clear whether to regard the evolution and the natural selection as a process or the end result of unknown process। अभी तक हमें पूरी तरीके से क्लियरिफिकेंस नहीं मिला है कि एवोल्यूशन या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, ये धीरे धीरे प्रोसेस चला या किसी प्रोसेस का ये रिजल्ट है अननोन प्रोसेस का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ द थॉमस मैल्थस, हमने पहले भी पढ़ा था, देखिए यहाँ पे, ये तभी पॉसिबल हुआ किसके काम से? जो थॉमस माल्थस थे और अ पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस द डार्विन। ये डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन या फिर अपने ब्रांचिंग डेसेंट के बारे में तभी बता पाए, अपने जो की कॉन्सेप्ट हैं, किसकी मदद से? थॉमस माल्थस ने एस्से लिखा था किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। और यही एस्से पढ़ के डार्विन और एक दूसरे साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वेलिस, दोनों ही ज़्यादा प्रभावित हुए और अपनी अपनी जहाज़ लेकर आइलैंड्स पे पहुँच गए। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन अ सर्टन ऑब्जर्वेशन विच आर फैक्चुअल। ठीक है, जो नेचुरल सिलेक्शन है ये बेस्ड है कुछ सर्टन ऑब्जर्वेशन में जो कि कैसे होते हैं? फैक्चुअल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है, जो नेचर में रिसोर्सेज है, खाने पीने की चीज़ हैं, जो सुविधाएं हैं, वो कैसी हैं? बोल सकते हैं अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है? अनलिमिटेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर द सीजनल फ्लैक्चुएशन। ठीक है, पॉपुलेशन को अनलिमिटेड, लोग रिप्रोडक्शन करेंगे तो पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो जाएगा, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड ही है ना। तो इसके लिए हमें पॉपुलेशन को स्टेबल साइज में बोल सकते हैं स्टेबल करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सीजनल फ्लैक्चुएशन, जैसे कि बारिश हुई तो मच्छर की पूरी जनसंख्या बढ़ गई, क्यों? ये तो सीजनल यहाँ पे वो हो रहा है, रिप्रोडक्शन या ब्रीडिंग कर रहे हैं वो। ठीक है, तो जो सीजनल फ्लैक्चुएशन हो रहा है उनको छोड़ के, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एक पीक में बढ़ेगी और दूसरी पीक में वैसे ही रफ्तार में कम भी हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन की जो साइज़ है वो कैसी है? स्टेबल है, अगर हम सीजनल फ्लैक्चुएशन को छोड़ दें। Member of the population vary in characteristic. In fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. Most of the variation are inherited, etc. बोला गया कि जो मेंबर है पॉपुलेशन के एक दूसरे से क्या करते हैं, वो बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे अलाइक का मतलब क्या है? डिफरेंट है। इवन दो आप उनको बाहर से देखेंगे तो क्या है? बाहर से कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, सुपरफिशियली बाहर से मिलेंगे, बट वो क्या है? एक दूसरे से अलग है। ठीक है, और इनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है जो आगे की तरफ उनके बच्चों में भी आगे की तरफ इनहर्ट होती है। ठीक है, the fact that theoretically the population size will grow exponentially if everybody reproduce maximally. This fact can be seen in growing bacteria population, and the fact that population size in reality are limited means there had been competition for resources. ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है। बोला गया है कि अगर ऐसे ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाए, ठीक है, नेचर में,
तो नेचर तो कहती है कि जो सर्वाइव करेगा, जो अडॉप्ट करेगा, एडॉप्टेशन जिसके अंदर आएगी, सर्वाइबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, वो फिटेस्ट है, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। बट पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रिसोर्सेज भी होना ज़रूरी है। अगर इसी तरीके से रहा तो जो पॉपुलेशन की साइज़ है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई जाएगी, लगातार 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से बढ़ती हुई जाएगी। जैसा कि हमने कहाँ देखा था, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन किस में हो रहा था, बैक्टीरिया में हो रहा था, क्योंकि उसको हमने मीडियम दिया, खाने पीने की चीज़, हमने रिसोर्सेज को अनलिमिटेड कर दिया, ठीक है, और वो बस खा पी के रिप्रोडक्शन कर रही है बैक्टीरिया में। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, इसीलिए जो पॉपुलेशन की साइज़ होती है रियलिटी में वो भी कैसी होती है, लिमिटेड रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो एक दूसरे से क्या होगा, कंपटीशन होगा सेम रिसोर्सेज के लिए। सेम स्पीसीज में भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज में भी हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी क्या होता है कि रिसोर्सेज खराब हो सकते हैं, तो जिसकी वजह से पॉपुलेशन की साइज़ कम हो जाएगी। Only some survive and grow at the cost of others and could be flourished। ठीक है, केवल कुछ ही सर्वाइव करते हैं, जो कंपटीशन में जीतेगा वही सर्वाइव करेगा, बाकी दूसरा वाला मर जाएगा। और एक दूसरे की जान पे ही कोई दूसरा इंसान जिंदा है। मतलब कि ये कहने का है कि रिसोर्सेज ही लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन साइज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कंपटीशन हर एक रिसोर्सेज के लिए है, हर एक चीज़ के लिए छीनी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, जो कंपटीशन में जीता उसका वो रिसोर्स हो गया और दूसरा वाला बिना खाए ही मर जाएगा। मान लीजिए खाने के लिए रिसोर्स हो रहा है, तो यहाँ पे ये होगा कि दो यहाँ पे बोल सकते हैं ऑर्गेनिज्म में एक सेम चीज़ खाने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए लड़ाई हो रही है, जो जीतेगा वो खाएगा और दूसरा नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो बस यही है। The novelty and the brilliant insight of the Darwin was that he assisted the variation which are heritable and which makes the resources utilization better for few, adapted to the habitat better, which will enable only those to reproduce and leave more progeny। ठीक है, डार्विन को उनके काम के लिए नोवेल्टी दी गई है बस एक चीज़ के लिए कि उन्होंने किसके बारे में बात किया है, उन्होंने वेरिएशन के बारे में बात किया है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो वेरिएशन होता है ये क्या होता है, हेरिटेबल है, ये एक बोल सकते जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैक्टीरिया का जो यहाँ पे कॉलोनी नंबर ए था, यहाँ पे मीडियम में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यही सेम बैक्टीरिया को उठाकर ऐसी कॉलोनी में ऐसा जगह रखा गया जहाँ पे मीडियम में चेंज कर दिया गया। जब यहाँ पे रिसोर्सेज डिफरेंट हो गए तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया नहीं सर्वाइव कर पाई तो मर गई, लेकिन कुछ सर्वाइव किया और उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर इसी अडॉप्टेबिलिटी की वजह से और भी उनकी पॉपुलेशन बढ़ी और एक नई स्पीसीज बनी। तो यही कहने का मतलब है कि जो हमारा वेरिएशन है, जो बोल सकते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है रिप्रोडक्शन के थ्रू, ये क्या कर रहा है, बेटर यूटिलाइजेशन करा रहा है रिसोर्सेज का, जिसकी वजह से यहाँ पर बोल सकते ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा और मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजेनी बनाएगा या पॉपुलेशन बनाएगा। हेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम over many generations survivor will leave more progeny and there would be the change in population characteristic and hence new form life to be appear। यहाँ पे बोला गया है कि एक समय बाद, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब काफ़ी समय बाद, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर चेंजेस देखने को मिलेंगी, स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, प्रोजेनी सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, जिससे आपको देखने को मिलेगा एक नया स्पीसीज बन रहा है। जैसे आपने देखा बैक्टीरिया, कॉलोनी ए की बैक्टीरिया बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे थे, जब नया कंडीशन दिया गया तो यहाँ पे कुछ ने सर्वाइव किया और कुछ की डेथ हो गई, और जिसने सर्वाइव किया काफ़ी जनरेशन बाद एक नई स्पीसीज बन गए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओवल्यूशन। क्या है मैकेनिज्म ओवल्यूशन का? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दीज वेरिएशन, हाउ डू स्पेशिएशन अकर। ये जो वेरिएशन, डार्विन वेरिएशन कह रहे हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, डार्विन खुद नहीं बता पाए। ठीक है, और किस तरीके से स्पेशिएशन का मतलब किस तरीके से इन्हीं वेरिएशन की वजह से काफ़ी टाइम बाद इस नई स्पीसीज बन रही है। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ द इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द फिनोटाइप, डार्विन आइदर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन और कीप साइलेंट। देखिए, साइंटिस्ट के बीच में भी होता है कंपटीशन। मेंडल भी अपने टाइम पे बोल रहे थे कोई चीज़ तो स्टेबल है, जैसे फैक्टर बोल रहे थे वो, आज के समय में हम मेंडल को क्या बोलते हैं, फैक्टर को जीन बोलते हैं, उस टाइम उन्होंने फैक्टर बोला था। बोला कि जो फैक्टर है वो कैसे इनहेरिटेबल है, जिसकी वजह से फिनोटिपिक कैरेक्टर में आपको चेंजेस देखने को मिल रहा है। लेकिन डार्विन इस बात को इग्नोर करके या चुपचाप रह के बैठ गए, इन्होंने कुछ इसके बारे में बोला नहीं। इन द फर्स्ट डिकेड
of the 20th century, Hugo de Vries, based on his work on the evening primrose, brought forth the idea of mutation, large differences arising suddenly in a population. देखिए, बोल सकते हैं यहाँ पे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग के फर्स्ट डिकेड मीन्स हम बोल सकते हैं 901 से लेकर 1910 तक हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक नए साइंटिस्ट आए, और ये पहले से भी हमने पढ़ रखा है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, जब 3 डिफरेंट साइंटिस्ट मिल के रीडिस्कवरी कर रहे थे मेंडल के वर्क को। ठीक है, तो उसमें से एक कौन थे, हमारे ह्यूगो डी वरिस थे। इन्होंने किस पे काम किया है, एवनिंग प्राइमरोस पे काम किया है, जिसका नाम होता है ऑन्थेरा लेमेकाना। ठीक है, इन्होंने उस पर काम किया है और आइडिया बताया है। किसके बारे में अब ये बात करें म्यूटेशन के बारे में। ये कहते हैं म्यूटेशन, डार्विन गलत कह रहे हैं, ये डार्विन को गलत साबित करेंगे, बोलेंगे डार्विन गलत नहीं थे, बट इन्होंने बोला कि जो म्यूटेशन है ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, सडनली हो जाता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस देखने को मिलता है। ही बिलीव दैट इट इज़ द म्यूटेशन विच कॉजेज द इवोल्यूशन एंड नॉट अ माइनर वेरिएशन हेरिटेबल दैट डार्विन टॉक अबाउट। ठीक है, ये कहते हैं कि म्यूटेशन जो सडनली हो रहा है किसी पॉपुलेशन के अंदर, जिसकी वजह से क्या देखने को मिल रहा है, एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ना कि डार्विन जो बोल रहे कि छोटा सा एक माइनर वेरिएशन जो धीरे धीरे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, जनरेशन बाय जनरेशन ये इनहेरिट हो रहा है, इससे कोई एवोल्यूशन का कोई नाता नहीं है। ठीक है, म्यूटेशन के बारे में बात करें, देखिए म्यूटेशन आर रैंडम, म्यूटेशन क्या है, रैंडम है। ठीक है, डायरेक्शनलेस वाइल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल डायरेक्शन। ठीक है, बोलते हैं म्यूटेशन कभी भी कहीं भी अचानक से हो जाएगा, और लार्ज म्यूटेशन से ही क्या देखने को मिलेगा, आपको एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो ये बोलते हैं कि जो म्यूटेशन रैंडम है, ज़रूरी नहीं है कि एक जनरेशन में हो रहा है तो दूसरे जनरेशन में हो या तीसरे जनरेशन में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या पता 10वें जनरेशन में हो रहा है तो अब सीधे जाके 100 जनरेशन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये रैंडम हो सकता है, डायरेक्शन लेस हो सकता है, लेकिन जो डार्विन का वेरिएशन है वो कैसा, स्मॉल है, और हर एक जनरेशन में धीरे धीरे इनहेरिट होगा, मीन्स डायरेक्शनल है, एक जनरेशन से दूसरे, दूसरे में तीसरे, इस तरीके से इनहेरिट होता रहता है। एवोल्यूशन फॉर अ डार्विन वॉज ग्रेडुअल। ठीक है, जो एवोल्यूशन है डार्विन के द्वारा एक ग्रेडुअल है, बट वाइल द डी वरीज बिलीव दैट म्यूटेशन कॉजेज द स्पेसिएशन, लेकिन ह्यूगो डी वरीज कहते हैं कि जो म्यूटेशन है, जो सडनली हो रहा है, रैंडम हो रहा है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस है, जिससे क्या हो रहा है कि म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, नई स्पीसीज बनी, स्पेसिएशन हो रहा है। हैंस कॉल इट साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ये कहते हैं कि एक सिंगल स्टेप में, एक ही स्टेप में रैंडम हो रहा है म्यूटेशन, एक ही स्टेप में होगा, जिसकी वजह से लार्ज म्यूटेशन देखने को मिलेगा, इसे बोलते हैं साल्टेशन। स्टडी इन द पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर बॉट अबाउट सम क्लियरिटी। ठीक है, जब पॉपुलेशन के जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा गया तो कुछ वहाँ से क्लियरिटी देखने को मिला। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो मैकेनिज्म है एवोल्यूशन में, इसमें मेंडल ने पहले से कह रहे थे कोई तो स्टेबल चीज़ है, जिसे उन्होंने कहा फैक्टर उस टाइम, और हम इस समय उसको जानते हैं जीन। उन्होंने कहा कि वो एक जनरेशन बाद दूसरे जनरेशन में स्टेबली बिना चेंज हुए वो इनहेरिट हो रही, जिसकी वजह से आपको फिनोटिपिक कैरेक्टर में चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन उस समय हमारे डार्विन चुपचाप थे, कुछ बोला नहीं। लेकिन अगर बात करते हैं ह्यूगो डी वरीज, जब 12वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग डिगे में आए, उन्होंने इवनिंग प्राइमरोस पे काम किया और बताया कि म्यूटेशन की वजह से क्या हो रहा है, सडनली चेंजेस हो रहा है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है। उन्होंने मैकेनिज्म बताया, और उन्होंने ये कहा कि जो डार्विन कहते हैं एक छोटे से माइनर से वेरिएशन से जो इनहेरिटेबल है हर जनरेशन बाद, उससे इवोल्यूशन हो रहा है, तो वो गलत है। उन्होंने इस तरीके से बोला म्यूटेशन क्या है, रैंडम हो रहा, अचानक हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले जनरेशन में हो तो दूसरे तीसरे चौथे में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 5वें में हो रहा है तो क्या पता 20 में हो रहा है या 29 में हो रहा है, वो किसी भी यहाँ पे जनरेशन में हो सकता है। रैंडम है, डायरेक्शन नहीं है उसका कि 1 जनरेशन आफ्टर 1 जनरेशन ये रिपीट करे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डार्विन का जो वेरिएशन है वो क्या है, स्मॉल है, डायरेक्शनल है, मतलब हर जनरेशन में इनहेरिट हो रहा है। साथ में ये भी देखने को मिल रहा है कि जो इवोल्यूशन है डार्विन के द्वारा वो ग्रेडुअल है, और ह्यूगो डी वरीज कहते हैं कि ये म्यूटेशन है जिसकी वजह से नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, स्पेसिएशन हो रहा है। उन्होंने इसे कहा साल्टेशन। साल्टेशन का मतलब एक सिंगल स्टेप में यहाँ पे लार्ज म्यूटेशन देखने को मिला, एक रैंडम सा सडनली चेंज हुआ, म्यूटेशन हुआ, और लार्ज यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, जिससे नई स्पीशीज बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से PYQ भी बहुत सारे रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल बताते हैं
कि इनकी कुछ बातें हैं, 5 ऐसे यहाँ पे फैक्टर्स हैं जो कांस्टेंट होना चाहिए, जिससे ये पता चले कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, स्टेबल है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बट जो फैक्टर उन्होंने लिए हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट ही रहें, उनमें कोई ना कोई चेंजेस होगा और हमारा पॉपुलेशन कभी भी स्टेबल नहीं है, उनकी फ्रीक्वेंसीज हमेशा बदलती रहती है। तो यही बोलेंगे, ये हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल ये क्या करते हैं, पॉपुलेशन को एकदम कांस्टेंट रखना चाहते हैं, ये जेनेटिक इक्विलिब्रियम लाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। इन अ गिवन पॉपुलेशन, कोई एक छोटा सा गिवन पॉपुलेशन दिया गया है, कैन यू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ द एलील और अ जीन और अ लोकस। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पॉपुलेशन देखती हूँ, एक बड़ा सा यहाँ पे मान लीजिए पॉपुलेशन है, ठीक है, इसके पास यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ है, ठीक है, एक्स, ठीक, स्मॉल एक्स, एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल एक्स एक्स स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जीनोटाइप है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, जीनोटाइप है। बट हम जीनोटाइप की बात करते हैं, जीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 2 जीन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कैपिटल एक्स कितने जीन हैं, ओवरऑल कितने यहाँ पे टोटल जीन प्रेजेंट है, देखिए 1 2 3 4 5 मतलब 10। ठीक है, और कैपिटल एक्स देखिए एक जगह ही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको 2, यहाँ पे एलील की बात कर रही हूँ मैं, एलील की बात कर रही हूँ कि नंबर ऑफ एक्स एलील कितने हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं 2 प्लस 1 2 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ओवरऑल कितने हो गए यहाँ पे 5/10 मीन्स हाफ। ठीक है, या बोल सकते हैं 50%। अगर बोला जाए स्मॉल एक्स के कितने एलील हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी बताइए, तो ओवरऑल तो कितने हैं टोटल एलील 10 हैं। इसमें 1 2 3 4 5 देखने को मिलेंगे, ये भी कितने हैं, हाफ, मीन्स हम बोल सकते हैं 50% है। रिकॉम्बिनेंट देखने को मिलेगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक पूल लिया है, ठीक है, कॉलोनी लिया है जहाँ पे एक्स, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स है। यहाँ पे एलिलिक फॉर्म में बात करेंगे, हम एक एक की बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे कैपिटल एक्स जहाँ प्रेजेंट है तो उसको देखेंगे, स्मॉल एक्स जहाँ प्रेजेंट है उसको देखेंगे। ठीक है, इससे हम एलिल की बात करेंगे किसी गिवन पॉपुलेशन में कि उनका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है या चेंज हो रहा है। और हार्डी-विल्बर इसी के बारे में बात करते हैं कि जो फ्रिक्वेंसी होना चाहिए पॉपुलेशन के एलील या जीन का, वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोर्टेड टू बी फिक्स। देखिए ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी है एलील की या जीन की, सपोज टू बी रिमेन फिक्स्ड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। ठीक है, बोलना चाहते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है जीन की, एलील की, क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक जनरेशन में। हार्डी-विल्बर प्रिंसिपल स्टेटेड यूजिंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये आगे चल के अभी एल्जेब्रा के थ्रू बताएंगे, इक्वेशन के थ्रू बताएंगे कि कहना क्या चाहते हैं। दिस प्रिंसिपल से दैट, इनका जो प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये कहना चाहते हैं कि जो भी एलील की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, वो हर जनरेशन के बाद जनरेशन में कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, द जीन पूल, टोटल जीन और दियर एलील इन पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट। जो जीन पूल है, जितना भी जीन प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में, वो सेम होना चाहिए, जितने भी एलील प्रेजेंट है वो सेम होना चाहिए और हर जनरेशन में सेम होना चाहिए। उसी को हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, या फिर हम हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। सम टोटल ऑफ ऑल द एलीलिक फ्रीक्वेंसीज 1। ठीक है, जितनी भी टोटल किसी ऑर्गेनिज्म के पास जितनी भी टोटल जीन है, और जीन में भी क्या होगा, एलील होगा, हर एक जीन में 2 एलील होंगे या मल्टीपल एलील भी देखने को मिलते हैं, जैसे एग्जांपल है एवीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जितनी भी टोटल जीन के एलील्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को अगर ऐड करें तो क्या आना चाहिए, 1, दैट इज कांस्टेंट आना चाहिए और हर जनरेशन में होना चाहिए। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड नेम स्मॉल पी क्यू एक्सेट्रा, इन्होंने नाम बताया है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, स्मॉल पी एंड क्यू इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए एंड एलील स्मॉल ए। ठीक है, यहाँ पे एलील है, अगर हम बात करते हैं एलील, दिस इज नॉट जीन, दिस इज एलील, कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी कौन है, स्मॉल पी और इसका स्मॉल क्यू। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारी एलील है कैपिटल ए, दूसरी एलील क्या है, स्मॉल ए। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं स्मॉल प्यू, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं स्मॉल ए का स्मॉल क्यू है। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन इज सिंपली पी स्क्वायर।
मी से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जब कैपिटल ए प्रेजेंट हो, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कैपिटल ए कर दूँ तो इस समय अब ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से मैं स्मॉल कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। दिस सिंपली स्टेटेड इन द अनदर वे द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द एलील ए विद फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल p appear on the both chromosome of a diploid individual is simply the product of the probability that is p square। बोला गया है कि जो हम एलील स्मॉल a या कैपिटल A ले रहे हैं तो यहाँ पे हम स्मॉल a पे स्मॉल क्यू ले रहे हैं, कैपिटल ए पे पी ले रहे हैं। जब हम एक सिंगल एलील ले रहे हैं तो आप फ्रीक्वेंसी भी सिंगल के फॉर्म में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं कि क्रोमोसोम के नंबर सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, एक सिंगल क्रोमोसोम पे यहाँ पे हम बोल सकते हैं सेम एलील प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए। सिमिलरली स्मॉल ए जो एलील है, अब इसके लिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बट ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए इसके लिए क्या होगा, 2pq होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, अगर कैपिटल ए स्मॉल ए वाले एलील प्रेजेंट है इनके लिए फ्रीक्वेंसी 2pq हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल इनका क्रॉस कराते हैं, यहाँ पे p दिस इज स्मॉल q, दिस इज p दिस इज स्मॉल q, इनका क्रॉस कराते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये मेल है और ये हमारी फीमेल है, ठीक। इनसे एक एक यहाँ पे एलील आया किसी ऑर्गेनिज्म में, इनकी प्रोजेनी में देखते हैं। अगर स्मॉल p आया तो ये p स्क्वायर हो गया, स्मॉल p स्मॉल q हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे p एंड q आ गया तो यहाँ पे p और q स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके लिए एलील कौन सा होगा, a होगा, ठीक। इसके लिए कौन सा एलील होगा, a स्मॉल a, यहाँ पे a स्मॉल a, इसके लिए स्मॉल a क्या हमारा होगा, एलील होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब a हैं, इस टाइप के जब एलील हैं तो हमारा क्या होगा, p स्क्वायर होगा। देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, जब स्मॉल a होगा तो यहाँ पे देखिए q स्क्वायर होगा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे कैपिटल A स्मॉल a हैं तो उस समय देखिए p q दो बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2pq, स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे ना, एक यहाँ तो मतलब दो ही हुए हैं, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे एलील कैपिटल A है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम p ले रहे थे सिंगल फॉर्म में। अगर यहाँ पे स्मॉल a वाला एलील है तो हम स्मॉल q ले रहे थे। लेकिन अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जहाँ पे पेयर के फॉर्म में एलील प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी थी उनका स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा, मीन्स कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, उस कंडीशन में देखिए pq यहाँ पे 2pq देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्वेश्चन भी ऐसा पूछता है, ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन से। हेंस p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। बोला जा रहा है कि अगर इस टाइप की फ्रीक्वेंसी आई तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, जिसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं p प्लस q का होल स्क्वायर, ठीक। या फिर हम इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ये भी क्या है, 1 के बराबर है, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ p प्लस q का होल स्क्वायर when frequency measure differ from expected value, the differences of direction indicate that the extent of the evolutionary changes। जब इन फ्रीक्वेंसी में आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू से डिफरेंस देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे एवोल्यूशन हुआ है, यहाँ पे चेंज हुआ है। डिस्टर्बेंस इन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम और द हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल या फिर इक्विलिब्रियम, दैट इज द चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन अ पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्रेटेड एज द रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। अगर किसी भी प्रकार का जेनेटिक इक्विलिब्रियम में या फिर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में चेंजेस आ रहा है तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं एलील में, इससे क्या हो रहा है, आगे इवोल्यूशन हो रहा है। इसकी वजह से अगर पॉपुलेशन के एलील में हम बोल सकते हैं चेंजेस देखने को मिलेंगे, पॉपुलेशन के एलील में या उनकी फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो आगे ये दिखा रहा है कि आगे एवोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हार्डी-विनबर्ग या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गए हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, 5 फैक्टर्स, 5 ऐसे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट हो सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं हार्डी-विनबर्ग
इक्विलिब्रियम को, मीन्स की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 को डिस्टर्ब कर सकते हैं, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है, 5 फैक्टर आर नोन टू अफेक्ट द हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम। 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-वेनबर इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दीज आर जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो। जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो का मतलब कि कोई एक पॉपुलेशन रही होगी, मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे कोई ए पॉपुलेशन है, ठीक, यहाँ से कोई चला गया कहीं और बी वाले पॉपुलेशन में, तो ये क्या हुआ, जीन माइग्रेशन हुआ। या बोल सकते हैं कहीं दूसरी जगह से सी से यहाँ पे सी वाला आ गया, तो ये क्या हो रहा है, जीन माइग्रेशन हो रहा है, मीन जीन फ्लो हो रहा है, जीन माइग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ से चला गया वेस्ट इंडीज, शादी करके घर बसा लिया, तो वहाँ पे क्या हुआ, जीन माइग्रेट हुआ। या कोई फॉरेनर की लड़की इंडियन लड़के से शादी कर ली, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जीन माइग्रेशन हुआ। ठीक है, बात करते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है ये भी सेम एज जीन माइग्रेशन है, बट इसके लिए एक नई स्पीशीज बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, मान लीजिए जो सी वाली स्पीसीज है यहाँ पे रह रही है साथ में, ठीक है, सी वाली स्पीसीज यहाँ पे डी वाले के साथ रह रही है, तो यहाँ पे अचानक से डी वालों का मूड चेंज हो गया किसी वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकती है, किसी कारण ये बहुत दूर चले गए जहाँ पे सिर्फ डी वाले ही हैं, और आगे चल के इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, इन्होंने अपने अंदर चेंजेस लाए, ठीक है, यहाँ के इन्वायरमेंट में ये अडॉप्ट कर लिए। अब जो यहाँ पे स्पीसीज बनी है कैसी हो गई, न्यू हो गई, क्योंकि उन्होंने नए कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया और इन्हीं के द्वारा ये स्पीसीज बनी है। तो स्मॉल एरिया में खुद के द्वारा अगर स्पीसीज बनी है, काफ़ी समय लगेगा, इसी को हम फाउंडर इफेक्ट भी बोलते हैं। और किसकी वजह से आ रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आ रहा है। म्यूटेशन तो जानते ही है कि सडनली चेंजेस हो जाना जीन के बेस पेयर में, तो इससे भी इवोल्यूशन होता है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब कि जब रिप्रोडक्शन होता है तो हाफ क्रोमोसोम मदर से आते हैं, हाफ फादर से आते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होगा, इनमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। देन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, नेचर में जो ज़्यादा अडॉप्ट करेगा, जो ज़्यादा सर्वाइव कर पाएगा, आगे चल के नेचर उसी को सिलेक्ट करेगा, और वही ऑर्गेनिज्म अडॉप्टेशन करने के बाद फिटेस्ट है, मीन्स रिप्रोडक्शन करेगा, अपने और बच्चे को जन्म देगा, और पॉपुलेशन को नेचर उससे सेलेक्ट कर लेगा, उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा। अब एक एक करके पढ़ते हैं। When migration of a section of a population to another place and population occur, gene frequency change in the original as well as the new population। बोला गया है कि जीन माइग्रेशन में या जीन फ्लो में क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप के पॉपुलेशन थे, देखिए जैसे ए और सी वाले थे, ठीक है, यहाँ पे बी वाले थे यहाँ पे, ठीक है, ए और बी वाले यहाँ पे साथ में थे इस तरीके से, तो ये आगे चले गए, ठीक है, ये कहाँ चले गए, आगे की तरफ चले गए किसी वजह से, किसी कारण। मैं एक बार इसको फिर से बताती हूँ क्योंकि कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉपुलेशन है, ठीक, ये देखिए यहाँ पे कोई पॉपुलेशन ए है और इन्हीं के साथ हमारी बी भी रहती है, ठीक, किसी कारणवश ये जो बी है किसी नए इन्वायरमेंट में चली गई, न्यू कंडीशन में चली गई। न्यू कंडीशन का मतलब नया इन्वायरमेंट, सब कुछ नया नया। अब बी वाली ने धीरे धीरे अडॉप्ट किया, सर्वाइव किया और रिप्रोडक्शन करके और भी बच्चे बना दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ बी वाला जो हो गया, यहाँ इनका क्या हुआ, जीन फ्लो हो गया, ठीक, इस तरीके का यहाँ पे देखिए जीन फ्लो हो गया। लेकिन फिर यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सी वाला कोई है, फिर यहाँ पे आ गया, सी वाला कहीं यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक जगह पे यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ये पूरे नहीं आएंगे बी वाले, कुछ ही आएंगे, टोटल नहीं आएंगे। यहाँ पे कुछ बी वाले हैं, सी वाले हैं, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे स्पीसीज ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जीन का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से एक नई पॉपुलेशन बन रही है। New gene allele are added to the new population, hence these are lost from the old population। ठीक है, जब नए जीन यहाँ पे बनते हैं तो पुराने वाले से क्या होंगे, खत्म होते जाएंगे, नष्ट होते जाएंगे, ठीक है। बी वाले यहाँ पे ज़्यादा हैं तो इसका मतलब कभी ना कभी यहाँ पे बी वाला ख़त्म हो जाएगा। सी वाले सब यहाँ भर गए तो इसका मतलब सी वाला यहाँ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब जो नए जीन है, नए एलील है, जब नए पॉपुलेशन में ऐड होते जाते हैं, पुराने वाले को छोड़ के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी वाला इसने पूरा छोड़ के एक नए जगह पे आ गया, सी वाला पूरा जगह छोड़ के ए के पास आ गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, पुराने वाली पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी देखी जाएगी, ठीक है, बी और सी की, तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल कम होगा, जिसकी वजह से अब नए पॉपुलेशन में इनको ऐड ऑन किया जाएगा। इसी को हम जीन माइग्रेशन या हम इसी को जीन फ्लो कहते हैं, ठीक है।
देयर वुड बी अ जीन फ्लो इफ दीज जीन माइग्रेशन हैपन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। अगर यही बार बार इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बार बार जीन फ्लो करें या जीन माइग्रेशन करें मल्टीपल टाइम, तो इससे देखिए क्या होता है, इफ़ द सेम चेंज अकर बाई चांस, अगर यही सेम चेंज, जैसे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म एक जगह से ए वाला ऑर्गेनिज्म है, बी वाला है, यहाँ से बी वाला कहाँ चला गया, सी वाले के पास चला गया, और बी वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया। लेकिन अगर यही ए और बी है साथ में, अगर इसी में बाई चांस ऐसा हो जाए कि बी वाला ही पूरा आ जाए वापस, ठीक है, बाई चांस किसी कारण से, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, अपने मन से नहीं, ये किसी कारणवश यहाँ पे छोड़ के चले गए ओल्ड वाले पॉपुलेशन को किसी नए एरिया पे या किसी नए कंडीशन में चले गए, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे, ठीक है हम इसको। Sometime the change in the allele frequency is so different in the new sample of population that they become the different species। कभी कभी ये होता है कि जो एलिल का फ्रीक्वेंसी ये बहुत ही ज़्यादा चेंज्ड है, ठीक है, चेंज है और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है न्यू सैंपल या न्यू पॉपुलेशन में, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट स्पीशीज बन गई उसी द्वारा। जब साथ में थे तो एक जैसे थे, लेकिन किसी कारणवश हमने साथ छोड़ के अपने मन से बाई चांसली हम लोग सेपरेट हो गए, अलग हो गए। अब आगे एडॉप्टेबिलिटी आई, सर्वाइव किए, बच्चे पैदा किए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एलिल की फ्रीक्वेंसी है इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला, काफ़ी चेंजेस देखने को मिला, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बन रही है, ठीक है, किसी छोटे से पॉपुलेशन में, नहीं कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत छोटा सा आइसोलेटेड पॉपुलेशन है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड द फाउंडर इफेक्ट, ठीक है, जो आया है बाई चांस कहीं दूसरी जगह से एक नए जगह अपने आप को वहाँ पे स्टेबलाइज किया है, मतलब कि अडॉप्ट किया है, सर्वाइव किया है, जिसकी वजह से उसकी खुद की प्रोजेनी हो रही है और आगे इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है आइसोलेटेड वे में, और यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट। और फाउंडर इफेक्ट को हम बोल सकते हैं नेक इफेक्ट, बॉटल नेक इफेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं, माइक्रोबल एक्सपेरिमेंट शो द प्री एग्जिस्टिंग एडवांटेजेस म्यूटेशन व्हेन सेलेक्टेड विल रिजल्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। यहाँ पे बोला गया कि अभी हमने जो एक्सपेरिमेंट देखा यहाँ पे बैक्टीरिया जो ए कॉलोनी में थी और बी में, तो यहाँ पे जो हमने माइक्रोब पे एक्सपेरिमेंट किया तो ये हमें दिखाता है कि जो प्री एग्जिस्टिंग पहले से जो एडवांटेज थे यहाँ म्यूटेशन पे वो सिलेक्टेड हो गए और उनमें नया फिनोटाइप, नए यहाँ पे बोल सकते फिनोटाइपिकली यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिले। जो ए वाले ही थे उन्हीं को उठा के एक नए कंडीशन में रख दिया गया, तो उनमें से कुछ तो मर गए जो सर्वाइव नहीं किए, लेकिन कुछ बहुत कम ने जो सर्वाइव किए उनके अंदर क्या हुआ, चेंजेस आए, अडॉप्ट किया और वो फिनोटाइपिकली भी चेंज हो गए। ठीक है, ओवर अ फ्यू जनरेशन दिस वुड बी रिजल्ट इन दी स्पेसिएशन, बहुत जनरेशन बाद देखने को मिलेगा कि स्पेसिएशन एक नई स्पीशीज बन गई है। Natural selection is the process which heritable variation enable the better survivor are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। बोला गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेरिएशन जो होता है, छोटे छोटे जो वेरिएशंस होते हैं वो हेरिटेबल है, मीन्स जनरेशन टू जनरेशन क्या होंगे, ये आगे की तरफ जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर होंगे, जिससे क्या होगा कि जो आगे के जो बच्चे हैं, मान लीजिए अगर कोई एक स्पीशीज़ है, कपल है, ठीक है, वो सर्वाइव कर गए, आगे जो भी रिप्रोडक्शन करेंगे, जो भी वेरिएशंस आएंगे ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, वो आगे की तरफ क्या होगा, इनहेरिट होगा, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, और सर्वाइव करने से और उनकी पॉपुलेशन आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। A critical analysis makes us believe that the variation due to mutation or variation due to recombination during the gametogenesis or due to the gene flow or the genetic drift result in change in frequency of gene and allele in the फ्यूचर जनरेशन। बोला गया है कि क्रिटिकल एनालिसिस किया गया, ये माना गया है कि वेरिएशन चाहे म्यूटेशन के कारण आ रही है, क्योंकि वेरिएशन आना ज़रूरी है, क्योंकि वेरिएशन हर एक जनरेशन में आगे की तरफ ट्रांसमिट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है, म्यूटेशन के द्वारा आ रहा है, या वेरिएशन जेनेटिक यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के द्वारा आ रहा है, मतलब कि मेल और फीमेल के हाफ ऑफ क्रोमोसोम आ रहे हैं, उनमें वेरिएशन है, तो वो देखने को मिलेगा ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, उससे आ रहा है, या फिर जीन फ्लो या जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा आ रहा है। जीन फ्लो में क्या था कि एक पॉपुलेशन थी, ठीक है,
वहाँ से दूसरी जगह आ गई। अब वहाँ पुराने वाले में क्या हो गया, उनकी फ्रिक्वेंसी कम हो गई पहले से, लेकिन नए वाले में उनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही क्योंकि वहाँ पे सर्वाइव कर गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या था, कोई दो पॉपुलेशन थी, एक पॉपुलेशन किसी कारणवश बाई चांस क्या हुआ, उसके अंदर कुछ हुआ, वो आगे की तरफ मूव ऑन हो गई, किसी दूसरी जगह पे चली गई और वहाँ पे उसने अडॉप्ट किया, सर्वाइव किया और वहाँ पे अपने बच्चे पैदा किए और धीरे धीरे उसने क्या किया, एक नया स्पीशीज बना दिया। तो इसके द्वारा भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी, या जो फ्रीक्वेंसी है जीन की या एलील की वो चेंज हो सकती है और फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स है, कोई एक फैक्टर भी अगर इफेक्ट किया तो जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है या जेनेटिक इक्विलिब्रियम है ये तो चेंज हो जाएगा। Coupled to enhance the reproductive success, natural selection makes it look different population। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो रिप्रोडक्टिवली यहाँ पे सक्सेस की बात की गई है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो ही बता रहा है कि कौन सा पॉपुलेशन डिफरेंट होगा। ठीक, नेचुरल सिलेक्शन can be led to the stabilization in the which more individual acquired the mean character value, directional changes more individual acquired value other than the mean character value, or disruption more individual acquired peripheral character value at both the end of the distribution curve। देखिए यहाँ पे जो नेचुरल सिलेक्शन है, नेचर जो सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको तीन टाइप के यहाँ पे इनके टाइप्स देखने को मिलेंगे, तीन टाइप के ग्राफ देखने को मिलेंगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो मीन कैरेक्टर पे आके रुक गए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई 2 फीट का है, कोई 8 फीट का, बीच वाला 5 फीट का है, तो जो 5 फीट के रेंज के ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा है। इसका मतलब कि कहीं मीन पोजीशन पे, मीन एक्वायर्ड मीन पोजीशन पे रुक चुका है ग्राफ, या फिर रुक चुका है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, स्टेबलाइज हो गया है तो इसे बोलेंगे स्टेबलाइजेशन। डायरेक्शनल चेंज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो मीन कैरेक्टर से थोड़ा सा आगे की तरफ है। मान लीजिए जैसे मैं हाइट की बात कर रही थी, तो यहाँ पे क्या था, हम बोल सकते हैं 2 फीट के थे, 8 फीट के थे, 6 फीट के मान लीजिए हैं, 5 फीट के बजाय अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे 6 फीट के, 5.6 फीट के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, या 6 फीट के बीच में देखने को मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा डायरेक्शनल चेंज हो गया कि जो एक्वायर्ड मीन था, जो बीच का एवरेज वैल्यू था, उससे थोड़ा सा एक तरफ शिफ्टिंग हो गई। ठीक, अब बात करते हैं डिस्ट्रप्शन की, बात करते हैं कि जो इंडिविजुअल है दोनों एंड पे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाइट ही लिया है तो 2 फीट वाले और यहाँ पे 6 फीट वाले ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू 5 फीट वाले। जो मीन वाले हैं वो कम हैं एज़ कम्पेयर टू द जो एक्सट्रीम में, जो यहाँ पे दोनों साइड होंगे, या तो सबसे कम हाइट वाले या तो सबसे ज़्यादा हाइट वाले। तो यहाँ पे पेरिफेरल कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन को यहाँ पे डिफरेंट रेट से समझाया गया। फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल है, नंबर ऑफ द इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं उनके फिनोटाइप है। फिनोटाइप फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब कि जो बाहर का अपीयरेंस है उसको फेवर्ड किया गया है किसके द्वारा, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। जो मीडियम साइज के ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा सर्वाइव है, मतलब ये मीन वैल्यू, दिस इज द मीन वैल्यू। तो इसके 3 कंडीशन हो सकते हैं, या तो ग्राफ कैसा हो, पीक पे हो, नैरो हो, हाइयर हो, नैरो हो। तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पे मीन एवरेज वैल्यू या मीन एक्वायर्ड कैरेक्टर वैल्यू क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर वैल्यू जो क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, स्टेबलाइज हो रहा है। दूसरे में देखेंगे पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। पीक जो है एवरेज वैल्यू से थोड़ा सा हटके है, एवरेज वैल्यू क्या है बीच में लेकिन उससे थोड़ा सा हटके है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शनल हो रहा है। फिर देखते हैं टू पीक फॉर्म, मतलब कि यहाँ पे जो सबसे छोटे हाइट वाले हैं वो ज़्यादा हैं और सबसे जो लंबे हाइट वाले हैं वो ज़्यादा है, मतलब दोनों इक्वल है, लेकिन जो यहाँ पे बीच वाले हैं, जो एवरेज हाइट वाले हैं वो कम है। तो यहाँ पे पीक आपको 2 एक्सट्रीम में देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिव ग्राफ या कर्व बोलेंगे। ठीक, तो देखिए हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल में यही था कि इनका ये कहना था कि कोई भी जीन में या कोई भी एलील की फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज होता है तो उसके द्वारा एवोल्यूशन होता है। तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल अपने एल्जेब्रिक इक्वेशन के थ्रू समझाते हैं कि जो एलील की फ्रीक्वेंसी है ना वो किसी पॉपुलेशन की कांस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए हर जनरेशन में। जितनी जीन इस जनरेशन में है, जितनी एलील इस जनरेशन में है, उतना आगे के भी जनरेशन में होना चाहिए, उनमें चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हुआ तो उसमें क्या होगा, एवोल्यूशन हो जाएगा। और जो जीन पूल है, जितने भी टोटल जीन है एलील है पॉपुलेशन में, वो कांस्टेंट होना चाहिए, उसी को वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं या जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
रहे थे, और जो टोटल यहाँ पे एलील की फ्रीक्वेंसी है 1 होना चाहिए। इन्होंने एक एक करके बताया है कि अगर एलील कैपिटल ए है तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी पी लेंगे, स्मॉल ए है तो उसके लिए स्मॉल क्यू लेंगे, लेकिन अगर कैपिटल ए है तो उसके लिए पी स्क्वायर लेंगे, स्मॉल है तो उसके लिए क्यू स्क्वायर लेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा कैपिटल ए स्मॉल ए, इस कंडीशन में 2pq लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन में क्रॉसिंग करके भी दिखा दी हूँ कि स्मॉल पी स्मॉल क्यू, ठीक है, स्मॉल पी स्मॉल क्यू है यहाँ पे मेल फीमेल ने, यहाँ पे इनके प्रोजेनी में पी मतलब पी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो एलील होगा कैपिटल ए कैपिटल होगा, फिर यहाँ पे पी क्यू हो गया, इसका मतलब एलील हेट्रोजाइगस कंडीशन में, फिर पी क्यू हो गया, इसका मतलब यहाँ पे एलील क्या है हेट्रोजाइगस कंडीशन, फिर क्यू क्यू हो गया यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कैपिटल ए तो पी स्क्वायर, स्मॉल ए तो क्यू स्क्वायर हो गया। कैपिटल ए स्मॉल है जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आएगी तो यहाँ पे 2pq जरूर करिएगा, ठीक है। p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1 होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर थोड़ा भी एक भी जीन में एक भी एलील की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आया तो उससे देखने को मिलेगा कि इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। 5 ऐसे फैक्टर हैं जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। पहला जीन फ्लो या जीन माइग्रेशन, कोई पॉपुलेशन ए और बी एक साथ है, किसी कारणवश बी वाले ने दूसरी जगह से यहाँ पे सी के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे जो इनकी फ्रीक्वेंसी रही होगी वो तो कम हो गई ना, और एक समय बाद खत्म भी हो जाएगी, और यहाँ पे बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, जीन फ्लो हो गया या जीन का माइग्रेशन हो गया, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि कोई पॉपुलेशन ए और बी एक साथ है, लेकिन बाई चांस किसी कारण बी वाले ने पूरा का पूरा यहाँ से पूरे के पूरे जितने बी वाले पॉपुलेशन के थे वो छोड़ के नए हैबिटेट पे चले गए, नए इन्वायरमेंट पे चले गए, वहाँ कुछ तो मर गए, कुछ सर्वाइव किए, जो सर्वाइव किए आगे चल के उन्होंने अडॉप्ट किया और रिप्रोडक्शन किया और यहाँ पे खुद की अपनी एक डिफरेंट यहाँ पे स्पीसीज बना दी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे स्पेशिएशन देखने को मिलता है, और ये आइसोलेटेड या छोटे से पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। म्यूटेशन जो बोल रहे हैं बार बार ह्यूगोडिवरीज की जो म्यूटेशन है सडनली होता है, वो एवोल्यूशन का कारण है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, जब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो जो आगे के बोल सकते हैं क्रोमोसोम है या बोल सकते हैं जो जीन मिलते हैं वो क्या है, ये लेके आ रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग मियोसिस। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब कि जो नेचर में खुद को सर्वाइव करा पाए अडॉप्ट करके, ठीक है, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है। माइग्रेशन में यही था कि वन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रहा है, अब आगे की तरफ जा रहा है, दूसरी पॉपुलेशन में जा रहा है, दूसरी जगह जा रहा है, तो उसका जो प्रीवियस वाला जो ओल्डर एरिया था वहाँ पे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगी और एक समय बाद नष्ट भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर बार बार जीन माइग्रेशन होता रहा तो इससे क्या होगा, जीन फ्लो हो जाएगा, मीन्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जो मान लीजिए यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, तो बी यहाँ से चला गया सी वाली पॉपुलेशन में, इसके थोड़े बहुत मेंबर रहे होंगे, लेकिन बार बार माइग्रेशन हो रहा है, एक एक करके उठ के जा रहे हैं कहाँ सी के पास, तो एक समय बाद जब मल्टीपल यहाँ पे आपको जीन माइग्रेशन में क्या होगा, मल्टीपल बार अगर जीन माइग्रेशन होगा तो यहाँ पे जीन फ्लो हो जाएगा, मीन्स कि अब ए वाले पॉपुलेशन के पास कोई बी वाला नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही ए और बी साथ में है, अगर किसी कारण बी वाले पूरे पॉपुलेशन उठ के कहीं दूसरी जगह चलेंगे बाई चांस, ठीक है, कुछ ने सर्वाइव करके यहाँ पे रिप्रोडक्शन करके अपनी एक स्पीसीज बना ली, तो इसी को हम फाउंडर इफेक्ट भी कहते हैं, और यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बन जाएगी, ठीक है। माइक्रोबल एक्सपेरिमेंट में हमने यही देखा था कि किस तरीके से जो प्री एग्जिस्टिंग जो ए वाली कॉलोनी की बैक्टीरिया जब बी वाले पे ला रहे थे तो ज़्यादातर तो डेथ हो गई, लेकिन कुछ थी जो सर्वाइव कर गई नए एनवायरनमेंट में और अपने बच्चे पैदा करने लगी, और कुछ दिनों बाद देखने को मिला एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज बन के तैयार है, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि वेरिएशन को बताता है कि जो वेरिएशन है, जो चेंजेस है, ये हेरिटेबल है, पेरेंट्स से कहाँ जा रहे हैं, ऑफस्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है वो क्या कर रहे हैं, और भी ज़्यादा यहाँ पे सर्वाइव कर पा रहे हैं, आगे इस तरीके से हर जनरेशन में ट्रांसमिट हो रहा है। यहाँ पे बोला गया है वेरिएशन के साथ या म्यूटेशन हो सकता है, या तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, या फिर जीन फ्लो हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में क्या हो रही है, एलील की जीन की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, जिसकी वजह से जो हार्डी-वेइनबर्ग इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पे बताया गया कि नेचुरल सिलेक्शन तीन टाइप के होते हैं। पहला स्टेबलाइजेशन, ठीक है,
3 यहाँ पे पॉइंट हैं, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा होगा यहाँ पे हमारा डिस्ट्रप्टिव। स्टेबलाइजेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जो मीन वैल्यू होगी, मान लीजिए मैंने एक लिया है 2 फीट का इंसान, दूसरा है 8 फीट का इंसान सपोज करें, तो बीच में 5 फीट वाला कैसा है, एवरेज है, ठीक है, इसकी एवरेज हाइट है, मीडियम हाइट का है। तो अगर इसके ज़्यादा पॉपुलेशन है तो इसका मतलब ये क्या है, स्टेबलाइज है पॉपुलेशन। लेकिन किसी कारणवश 2 फीट और यहाँ पे हमारा 8 फीट, बीच में मीडियम 5 फीट, 5 फीट से 6 फीट पे ऑर्गेनिज्म क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्शनल शिफ्टिंग हो गई। लेकिन किसी वजह से क्या हुआ, 2 और 8 फीट वाले ज़्यादा और 5 फीट वाले कम हैं, इस टाइप का ग्राफ देखने को अगर मिला, ठीक है, ये कम है 5 फीट वाले, लेकिन 2 फीट वाले और 8 फीट वाले ज़्यादा हैं, बराबर भी हैं, तो क्या देखने को मिलेगा, डिस्ट्रप्टिव कर्व देखने को मिलेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं विद फिनोटाइप, कि कितने इंडिविजुअल के पास किस तरीके के फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मॉर्फोलॉजी कैसे हैं। मोस्टली तो हम मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल को ये फेवर करते हैं। अगर ये मीडियम साइज वाले या फिर बोल सकते हैं कि जो मीन एक्वायर्ड वैल्यू वाले हैं, अगर ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल वाले से, लार्ज वाले से, तो ये कैसे हो गए, स्टेबलाइजिंग हो गए। अगर मीन एक्वायर्ड वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्टिंग दूसरे डायरेक्शन में हो गई, ठीक है, कहीं भी, तो ये डायरेक्शन हो गए। अगर मीन एक्वायर्ड वैल्यू कम है और यहाँ पे दोनों पीक हैं एक्सट्रीम साइड पे, लोअर पॉइंट पे भी, हायर पॉइंट पे भी ये ज़्यादा है, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा और सेम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो यहाँ पे डिस्ट्रप्टिव कर्व देखने को मिलेगा। बाकी हम लोग एक क्लास और लेंगे ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने के लिए, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म आए अर्थ पे, कैसे कैसे इन्वॉल्व हुए हैं। फिर हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ेंगे, समरी के साथ चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।